मनुस्मृति एक सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट बुक है। इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। करीब 3rd सेंचुरी के आसपास लिखी गई इस मानव धर्मशास्त्र में 12 चैप्टर्स हैं। इसके 4 मेजर डिविजन्स हैं। नंबर 1 है कि ये दुनिया कैसे बनी, सेकंड में है कि धर्म के क्या स्रोत हैं, तीसरे में है किस तरह से वर्ण और वर्णाश्रम को फॉलो करना चाहिए, चौथा है कि लॉज ऑफ कर्मा। ये एक ऐसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जिसको ना तो ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है ना लोगों के घर में अवेलेबल है, लेकिन इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज बहुत होती है इंडिया में, चाहे पॉलिटिकल हो गया या सोशल हो गया। बेसिकली जो इसमें लिखा है वो ये है कि किस तरह से एक सोसाइटी रन करती है, कैसे एक कॉमन मैन को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्या औरतों के क्या अधिकार होने चाहिए, मैन और वुमेन के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, एक राजा का क्या धर्म है, कैसे उसको अपने राज्य को चलाना है, आम जनता की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या कानून होने चाहिए, कैसे उनको आम जनता को फॉलो करना है, उस पर क्या पनिशमेंट है, टैक्स सिस्टम को कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें उसमें लिखी थी उसका एक जो एक निचोड़ निकल के आता वही निकल के आता है एक सोसाइटी किस तरह से वेल डिसिप्लिन्ड वे में फंक्शन करे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इन सब के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। इसलिए इस बुक को द लॉज ऑफ मनु भी कहा गया है। जिस तरह से आज हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री एक संविधान को फॉलो करता है, हम सब उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह से द लॉज ऑफ मनु उस समय लोग फॉलो करते थे। इस मनवंतर के पहले मनुष्य वैवस्वत मनु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने लिखी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनु के डिसाइपल भृगु और उनके डिसाइपल बृहस्पति का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ एक मनु या किसी इंडिविजुअल ने नहीं लिखी है, ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने लिखी है और टाइम के साथ कई ऋषि मुनियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। पैट्रिक ऑलिवेल कहते हैं वेदर इट इज़ रिटन बाय सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, जिसने भी लिखी है बहुत यूजफुल लिखी है, बहुत यूनिक लिखी है। तो इस लॉ बुक में ऐसा क्या है जो इससे रिलेटेड इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं? एक्चुअली जो इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसमें इस तरह से दिखाया गया कि ब्राह्मण अपर क्लास में आता है, जो शूद्र है वो सबसे निम्न मीन्स नीचे कैटेगरी, नीचे के वर्ण में आता है। और शूद्र की जो ड्यूटी है, जो अपर के 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको ही सेवा करना है, उनको ही सर्व करना है। औरतों के बारे में भी लिखा है कि औरतें इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती हैं, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, देयर फादर, देयर सन। और औरतों को पढ़ाई के लिए, वेदों के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन थे। इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बारे में कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि एक्चुअली मनुस्मृति में इंटेंशनली इस तरह का लिखा हुआ है या जो ओरिजिनल जो मनुस्मृति है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, मिस ट्रांसलेट किया गया है। एक्चुअली जब अंग्रेज इंडिया आए तो देखा कि भाई यहाँ पे लोग बड़े सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ पे बड़े हार्मनी के साथ रह रहे हैं, जबकि इतने सारे इन्वेजन्स हो चुके थे तब तक। तो उन्हें समझ आया कि अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे राज करना है, इनके ऊपर राज करना है, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। तो इससे पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। उसके बाद जब उन्हें समझ आया कि हिंदुओं में भी जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से हिंदू भी डिवाइड होगा। मुस्लिम्स के लिए पहले से शरिया लॉ था, हिंदुओं में बहुत सारे धर्मशास्त्र थे, बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन जो लॉ ऑफ मनु थी, जो लॉ बुक थी, वो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति पहली ऐसी एक रिलीजियस बुक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सर विलियम जॉन्स ने इसको 1794 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में था, इसमें वर्ण आश्रम के बारे में था। तो जो चीज़ें उन्हें लग सकती थी मैनिपुलेट हो सकती, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसमें समाज को, उन चीज़ों को मिस इंटरप्रेट किया। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया कि जो शूद्र है वो निम्न वर्ण का है, वो अनटचेबल है और वो जन्म से ही शूद्र है, ना कि कर्म से। मैंने वर्ण व्यवस्था पे एक डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैप्टर 8 श्लोक 21 में लिखा हुआ है कि एक राजा अगर किसी शूद्र की एडवाइस से अपना राज्य चलाता है तो राज्य हमेशा दुखी रहता है। तो इसको इस तरह समझने की ज़रूरत है कि एक राजा अगर किसी शूद्र, मतलब जो इंटेलिजेंस में कम है, शूद्र मीन्स निम्न है, इंटेलिजेंस में कम है, ज्ञान में कम है, उसकी एडवाइस से अगर अपना राज्य चलाएगा तो वो राज्य हमेशा दुखी रहेगा। तो इसको इस तरह समझना चाहिए, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट करके कि शूद्र मीन्स छोटी जाति का कोई है, शूद्र मीन्स निम्न वर्ण का कोई है, तो उसके एडवाइस पे अगर चला रहा है तो वो राज हमेशा दुखी रहेगा। बुक में ऐसा भी लिखा है कि शूद्रों को वेद और पुराण पढ़ने की परमिशन नहीं थी।
तो फिर वही बात आ गई कि शूद्रों का मतलब जाति से नहीं, उसके इंटेलिजेंस से है, मतलब उसकी पात्रता नहीं है कि वो वेद और पुराण पढ़ सके। वहीं ब्राह्मण्स को अलाउ था कि वो वेद और पुराण का पाठ करेंगे, पठन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी नॉलेज थी। वेद और पुराण सब पढ़ नहीं सकते, सब समझ नहीं सकते हैं। आज तो किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन वेद और पुराण कितने लोग पढ़ रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। एक्चुअली जब मनुस्मृति लिखी गई थी तो उस समय में लिखी गई थी, उस टाइम फ्रेम में लिखी गई थी, और बहुत साफ साफ लिखा है मनुस्मृति में कि कभी भी किसी भी श्लोक में किसी भी टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो जो वेदों में लिखा उसको फॉलो करना है, ना कि जो मनुस्मृति में लिखा उसको फॉलो करना है। जहाँ तक वुमेन की बात करें तो लिखा हुआ है कि मेन एंड वुमेन दोनों को ब्रह्मा ने ही बनाया है, और बड़े साफ साफ लिखा है कि यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को इज्जत मिलती है, उस घर में भगवान का वास होता है, उस घर में खुशियाँ रहती हैं। जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलता है, जिस समाज में रिस्पेक्ट नहीं औरतों की, वो समाज फ्लरिश नहीं करता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी लिखा है कि औरतें हमेशा अपने पिता पे, पति पे या अपने बेटे पे ही डिपेंडेंट रहेंगी। हो सकता है ये जो श्लोका, जो वर्सेस हैं, बाद में ऐड किए गए होंगे आफ्टर टर्क्स, खिलजीज और मुगल्स के इन्वेजन के बाद। कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो उस टाइम फ्रेम के साथ सही थे, लेकिन आज वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। उस समय ब्राह्मण को भिक्षा मांग के ही खाना खाना पड़ता था। उस समय ब्राह्मण अपने पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके नहीं रख सकते थे। उस समय ब्राह्मण को नॉर्मल कपड़े पहनने अलाउ नहीं थे। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम फ्रेम में सही थे, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। उस समय 4 वर्ण आश्रम में लाइफ स्पैन को डिवाइड किया गया था: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जो कि आज बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। टाइम के साथ बहुत सारे सिस्टम, रिलीजन, कस्टम और ट्रेडिशन चेंज हुए हैं, तो ये जाति प्रथा जो कि वर्ण व्यवस्था का बाय प्रोडक्ट है, ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्यों अभी भी सोसाइटी में प्रेवलेंट है? अगर अपर कास्ट के लोग बाकी सिस्टम, बाकी वर्ण व्यवस्था फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आश्रम में जाना, भिक्षा मांग के खाना खाना, वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये जाति प्रथा क्यों फॉलो कर रहे हैं कि वो अपर कास्ट के हैं, वो जो लोअर कास्ट के सो कॉल्ड हैं उनको क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं? दलितों के नाम से वोट लेने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़, मायावती हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तो इन्होंने वोट बैंक तो बना लिया है, इन्होंने पार्टी तो बना ली, लेकिन इन्होंने दलितों के लिए क्या किया वो सभी देख रहे हैं। सी, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में होता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये अपना वोट बैंक देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्यों गांव में, क्योंकि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं। अगर ये 2 चीज़ें किसी भी समाज में हो जाती हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी नहीं होगा, और इस बात का फ़ायदा पॉलिटिशियंस भी नहीं उठा पाएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।